गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले के अध्याय के हिस्से में हमने सूती कपड़ा मिलों का उदय और हमने ये भी देखे थे कि टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील, गाँवों की उजली भट्टियाँ, इन मुद्दों पर हमने चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, यह चौथा हिस्सा है और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय, टिस्को का उभरना, जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल और बाद में हम इसी अध्याय पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय कैसे हो गया है। तो इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। तो यह कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो साल 1904 की यह बात है। अप्रैल 1904 में अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े पुत्र है दोराबजी टाटा, यह छत्तीसगढ़ में लोहा अयस्क भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। और वे भारत में उनका मकसद ये था कि भारत में एक आधुनिक लोहा व इस्पात संयंत्र उनको लगाना था और इसके लिए उनको अच्छे लोहा अयस्क भंडारों की तलाश थी। जमशेदजी टाटा और चार्ल्स वेल्ड भारत में बड़ा लोहा व इस्पात उद्योग कारखाना लगाना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले उसकी शर्त ये थी कि उम्दा लोहा, मतलब कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा अयस्क भंडारों का पता लगाना चाहिए था। जब वह एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में जा पहुंचे और उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर लोहा अयस्क ले जा रहे थे। और अगर यह समुदाय के लोग थे, जब उनसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफ़ी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पर जा पहुँचे। पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज़ की तलाश थी वह मिल चुकी थी। रजारा पहाड़ियाँ दुनिया के, जहाँ आपको दिखाया गया कि रजारा पहाड़ियाँ, ठीक है, रजारा पहाड़ियाँ, इस पहाड़ियाँ पर दुनिया के सबसे बेहतरीन लोहा अयस्क भंडारों में से एक थी। और लेकिन एक यहाँ परेशानी ये थी कि यह इलाका जो था वह सूखा था और सूखा होने के कारण यहाँ कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लेकिन कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी थी और अगरिया समुदाय के लोगों ने ही लोहा अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में उनको मदद की, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र की स्थापना उन्होंने की थी। और कुछ साल बाद सुवर्णरेखा नदी के किनारे बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई और इस तरह से इस स्थान पर लोहे अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन भी यहाँ होने लगा। तो इस तरह से भारत में टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी, जिसको हम इसको कहते हैं, इसकी स्थापना हो गई और यहाँ से उत्पादन भी शुरू हो गया। तो ये हमने देख चुके हैं। उन्नीसवीं सदी में जो टिस्को की जो स्थापना हो गई थी, तो भारत में ब्रिटेन में बने जो स्टील का आयात कर रहा था, भारत ब्रिटेन से बने, और भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियाँ की यहाँ भारी मांग हो रही थी। और भारतीय रेलवे से जुड़े कुछ जो अंग्रेज विशेषज्ञ थे, वो उनका कहना था कि भारत में श्रेष्ठ इस्पात का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के लोहा अयस्क नहीं पाए जाते हैं। लेकिन टिस्को की स्थापना ने उनके दावे को खारिज कर दिया और जब 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को भारतीय यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए झोंक दिया था और भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट हो गई थी, क्योंकि ब्रिटेन डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उस विश्व युद्ध में सम्मिलित था और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर वो आश्रित हो गया। जब युद्ध और लंबा
खींचा गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोलों के खोल और रेलगाड़ियों के पहियों बनाने का भी काम उनको सौंपा गया। और यह खास बात यह है कि 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीदी कर लेती थी। और जैसे जैसे समय बीता टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। यहाँ हम देख रहे हैं कि सूती कपड़े की तरह लोहे इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा और भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत ब्रिटिश सरकार को औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगे माननी पड़ी। तो इस तरह से हमने ये देख चुके हैं कि टिस्को का उदय हो गया है। तो अन्यत्र भी एक मुद्दा है हमारे सामने और उस मुद्दे में औद्योगिकरण की शुरुआती साल की हम बात करते हैं। तो 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकीकरण का भी इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल विपरीत या अलग नजर आता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि भारत में औपनिवेशिक सरकार ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं की थी। लेकिन जापान की अगर बात करेंगे, सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुलकर उन्होंने बढ़ावा दिया था और इसीलिए भारत में औद्योगिकरण नहीं हुआ, जापान में उसी वक्त औद्योगिकरण हो रहा था। और जब 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले जो मेजी राजवंश थे, उनका मानना था कि पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते को अपनाना चाहिए, औद्योगिकरण का विस्तार करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और इसीलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे। वो कदम कौन से थे वो देखिए। पहली बात है, उन्होंने डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे और बाष्प चालित जलपथों का उन्होंने विकास किया। दूसरी बात है, उन्होंने पश्चिम से नवीनतम तकनीक का उन्होंने आयात किया गया और उसे अपने देश की जरूरत के हिसाब से उसको उन्होंने बना लिया। तीसरी बात है, उन्होंने जापानी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को उन्होंने बुलाया, मतलब कि ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने यूरोप से कुछ लोगों को बुला लिया। निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर, मतलब कि बहुत ही फ्लेक्सिबल या कम शर्तों पर या कुछ फ्लेक्सिबल शर्तों पर उन्होंने उनको कर्ज भी दे दिए थे। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू कर दिए, बाद में उन्होंने उन्हीं उद्योगों को सस्ती कीमत पर व्यावसायिक घरानों को, मतलब क्या है, प्राइवेट, मतलब जो खासगी निजी लोग होते हैं, उनको उन्होंने बेच दिए, कंपनी को बेच दिए। इस प्रकार से भारत, जो जापान था, वो भारत से बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने इस तरह से औद्योगिकरण का विस्तार किया। लेकिन भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत औपनिवेशिक एक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी और इसीलिए भारत में उस वक्त इस प्रकार की प्रगति नहीं हो सकी। जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से औद्योगिकरण को यहाँ बढ़ावा मिला था। लेकिन खास बात यह है कि जापान का जो औद्योगिक विकास था वह शुरू से ही उसकी सैनिकी जरूरतों से जुड़ा हुआ था, मतलब कि सैनिकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रकार का उद्योग शुरू हो गया था या इस प्रकार का औद्योगिकरण शुरू हो गया। दोस्तों, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि सुवर्ण रेखा नदी के किनारे वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, वो 1940 का चित्र आपको दिखाई दिया। यह युद्ध के आखिर में भी इस प्रकार से फैक्ट्रियों का विस्तार होने लगा था। तो चलिए देखते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़े थे, उसका थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुनकर समुदाय के नाम बताएं। तो अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार के समुदाय थे, उनके नाम देखिए। बंगाल के तांती समुदाय, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन समुदाय, दक्षिण भारत के साले व कैकुलर तथा देवांग समुदाय। कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण क्या था? तो सबसे पहला था उसको सूत कातना। कपड़े को रंग कौन देते थे? कपड़े को रंग देने वाले को रंगरेज कहते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को किस कारीगरी को जरूरत पड़ती थी? वो थे चिप्पीगर। फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं औरंग। भारत में हथकरघों पर होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई क्योंकि कपड़े की कुछ किस्में ऐसी थी कि जो मशीन पर नहीं बन सकती थी। 1931 में चरखा को कहां जगह मिली थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में उसको स्थान मिला था।
भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ स्थापित हुई थी? बंबई में। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया? 1861 में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? वो मैसूर के थे। टीपू सुल्तान कब तक मैसूर पर शासन किया था? 1799 तक उन्होंने शासन किया था। 1799 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया था। वो कौन सी लड़ाई में? वो थी सेरिंगपट्टनम की लड़ाई। टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद मैसूर की यात्रा पर कौन आया था? वो थे फ्रांसिस बुकानन। टीपू सुल्तान की तलवार किस धातु से बनी हुई थी? वह वुड स्टील से बनी हुई थी। बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले शास्त्रज्ञ का नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का कितने साल तक अध्ययन किया? 4 साल तक। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धोकनी चलाते थे। पालामाऊ कौन थे? ये बिहार के लोहा कारीगर थे। दोराबजी टाटा किसके साथ लौह अयस्कों की तलाश में थे? वो अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड के साथ थे। जमशेदपुर शहर किस नदी के तट पर है? सुवर्णरेखा नदी के तट पर। टिस्को स्टील का उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1912 से। पहाड़ी या दुनिया के सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडार में से एक थी। वो कौन सी पहाड़ी थी? वो थी रजारा पहाड़ी। पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में। दोस्तों, इस तरह से हम इस अध्याय के सभी मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं और इसका थोड़ा सा रिवीजन भी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है और इसी के साथ यहाँ रुकते हैं।